चलिए दीजिए क्वेश्चन पेपर हमको। चलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड इज 105 किलो पास्कल एंड 46 किलो पास्कल। चलो, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ से। हमको दिया हुआ है P0 ऑफ हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन का वैल्यू ले लेते हैं 105 किलो पास्कल। चलो, और ऑक्टेन दिया हुआ है P0O। यहाँ पर H हेप्टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे O ऑक्टेन को। तो उसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 46 किलो पास्कल, यही दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। पीएस का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। बोल रहा है 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। चलो, वेट ऑफ हेप्टेन दिया हुआ है 26 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 35 ग्राम। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है और पीएस का वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखा जाए। ये रह के एक्टिविटी को भी दिखाने लगता है। चलिए ध्यान दिया जाए। देखा जाए तो देखो, तो यहाँ पर हेप्टेन जो है वो भी तुम्हारा लिक्विड है और ऑक्टेन भी क्या है, लिक्विड है। जब दोनों लिक्विड होते हैं तो इनके वेपर प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। नहीं, हम लोग को अगर ए और बी के फॉर्म में देखें तो याद करो, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, पी एस बराबर P0B माइनस P0A एक्स बी प्लस P0A। ये फॉर्मूला पढ़े थे। नहीं, इसी फॉर्मूला में बैठा देना है, बैठाते चलो। पीएस का वैल्यू निकालना है। चलो, P0B का वैल्यू, नहीं तो हेप्टेन और ऑक्टेन में से किसी को एक बी मान लो। बी किसको मानोगे, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। नहीं तो हेप्टेन का वैल्यू देखो 105 दिया हुआ है और ऑक्टेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 46। तो हम इसी को ऐसे लिख रहे हैं, फॉर्मूला पे लिखते हैं, देखो P0H माइनस P0O, और एक्स बी पर क्या लिखें, XH, और प्लस में P0O। अब वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना है। नहीं तो PS इज इक्वल्स टू P0H का वैल्यू कितना है, 105। तो आप यहाँ रखो 105 माइनस ऑक्टेन का वैल्यू कितना है, 46। तो 46 रखो यहाँ पे। XH का वैल्यू नहीं पता है, चलो प्लस P0O का वैल्यू पता है कितना है, 46। तो प्लस 46 यहाँ रख दो, रख दिए। अब हमको इसमें पता क्या नहीं है, नहीं पीएस निकालने के लिए एक्सएच का वैल्यू चाहिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकलेगा, देखा जाए। देखें, अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो अगर हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला, W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। चलो, W1 यानी हेप्टेन का कितना तुमको मास दिया हुआ है, तो हेप्टेन का मास कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम, लिख दो। बट्टा M1 का मतलब हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास। तो हेप्टेन का फॉर्मूला तुम जानते हो, C7H16, यही होता है ना। नहीं, अब इसका मास निकालोगे तो 82 84 और 16 कितना, 100। तो यहाँ पे 100 रख दो।
26/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई M2। M2 का मतलब ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, यही ना होता है जी। तो 96 और 18 जोड़ दो, 114 आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम 114 रख सकते हो। M2 का वैल्यू हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाई W2, तो इसका मास दिया हुआ है 35। अब इसको सॉल्व करके क्या XH का मान नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। जो XH का मान आएगा उस XH के मान को यहाँ पुट करना था, पुट कर देंगे तो क्या PS का मान नहीं निकलेगा? देख लो, देख लो, कहीं दिक्कत तो पूछो। तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो पढ़े हैं कॉपी में रखने के लिए कि टेस्ट होगा तो उसको बनाने के लिए? अगर टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं, अब कोई महावीर जी जाकर बोल रहे थे, गार्ड साहब बोल रहे हैं क्या कि सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया है, नहीं कोई बच्चा बोला होगा सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया है, नहीं बाकी तो सब आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का हम दिए हुए हैं भाई, और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो बेकार है पढ़ना आपका। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लास में बहुत सारा करवाए हुए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। अब किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ा जाए। ले लीजिए अपना टेस्ट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। जितना भी क्वेश्चन आपका टेस्ट में हुआ वो सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। हम तो एनसीईआरटी बस उठा के दिए थे, नहीं कि देखते हैं पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है कि नहीं आप लोगों से, और उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग कराए भी हुए हैं क्लास में, ध्यान रखना है। नहीं बन रहा है तो कहाँ कमजोरी है उसको पकड़िए, नहीं तो चलिए। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा दिए थे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब पढ़ाया गया था, नहीं तो हम डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा बताए थे, बताए थे ना। अब हम बोलेंगे बताए थे ना तो सब कॉपी देखेगा। अब ये सब चीज़ पहले से करके लाना है घर से, नहीं ध्यान रखना है। तो हम लोग ऑस्मोसिस बताए थे, बोलिए सर ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? देखिए ये ठीक से बोलना है। जानते हैं बचपन में मेरे बहुत लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे हम लोग के समय मेरे एक चाचा थे जो हमको बोलते थे कि याद करके आओ। बात समझ में आ रहा है? तो हमको पहले पता था ना कि इनको खुद कुछ नहीं आता है, बस ये हैवक क्रिएट करते हैं ना कि आज सुनेंगे तुमसे, ठीक है। तो वो हमसे कभी कोई कोई स्पेलिंग पूछते थे तो हम जल्दी में क्या करेंगे ना, गलतियाँ बता देंगे, नहीं तो उनको लगेगा ठीक है बता रहा है, हाई कॉन्फिडेंस में बता रहा है। आप हमको वो मत समझिएगा, ठीक है, ध्यान से बताइए, एक एक वर्ड का मतलब हम समझते हैं, गलत है। इसमें स्पॉन्टेनियस हम वर्ड ही नहीं यूज किए हैं ऑस्मोसिस में, ये डिफ्यूजन का डेफिनेशन बता रहे हैं, हम ऑस्मोसिस पूछे हैं। जल्दी में आप डिफ्यूजन देख लिए, नहीं ऑस्मोसिस नहीं देख पाए। बोलिए ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताना है। हाँ बोलिए अब, ठीक है, फिर गड़बड़ जा रहा है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक से बोलना है, घबरा जा रहा है, बैठिए। चलिए सर बोलिए तो ऑस्मोसिस क्या है? हाँ ठीक है, बैठिए। हम लोग को बताया गया था ऑस्मोसिस में, हम लोग सिंपली बताए थे कि ऑस्मोसिस क्या है। तो बताए थे द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, या उसी को बोला जाता है फ्रॉम लेस कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस।
यही ना बताया गया था। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्यों होता है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो क्यों होता है, तो हम बताए थे डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। नहीं, और हमेशा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इसीलिए हम लोग का फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था। ये आपको हम बता दिए थे। चलिए, अब अगला हम लोग का पॉइंट यहाँ पे है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। देखो तो यहाँ पे जैसे हम लोग को एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान से देखो, देखो तो जैसे ये जो हम लोग बीच में डॉटेड डॉटेड लाइन खींचे हुए हैं, ये आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नहीं, ये आपका एक छन्नी है, झिल्ली लगा हुआ है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर क्या लिया हुआ है, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तरफ क्या लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलो, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इधर का वेपर प्रेशर कम होता है। तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ, तो हम तो बोल रहे हैं डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड जाएगा। इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है। When a non-volatile solute is added to solvent, then the vapor pressure of solution decreases. तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसमें सॉल्यूट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम। तो हम यहां लिख भी दे रहे हैं, इसका मोड़ वेपर प्रेशर होगा और इसमें लेस वेपर प्रेशर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दिया जाए। तो इधर वाले शोषण का मोर वेपर प्रेशर, इधर वाले शोषण का लेस वेपर प्रेशर। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां होता है, मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर की तरफ। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इधर उधर भी होता है, हम बताए थे, लेकिन इधर से कम होता है, इधर से ज्यादा होता है। तो इसलिए नेट फ्लो माना जाता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कब तक होगा, वो तब तक होगा जब तक दोनों तरफ का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए, या दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए, तब तक फ्लो होगा। तो मान लो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करें, यहाँ पर क्या हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तरफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जाकर रुक गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है वो तुम्हारा बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा हाइट बढ़ गया। नहीं, अब तुमको ये हाइट जो पानी का है या सॉल्वेंट का जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो जब ये हाइट इंक्रीज नहीं करे तो इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं, जब तक दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग रहेगा तब तक फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा। जैसे ही दोनों तरफ का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा। अब ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर इस लिक्विड के हाइट के द्वारा, जो हम येलो कलर से दिखाए हैं, इस लिक्विड के हाइट के द्वारा इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर एक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। नहीं, तो इस लिक्विड के हाइट के द्वारा इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे उसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग एक बर्तन लिए, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड का वेपर प्रेशर कम होता है। लिक्विड हमेशा ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। नहीं, ये फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। नहीं, वेपर प्रेशर बराबर करने के लिए हम मान लिए कि इतना सॉल्वेंट हम लोग का फ्लो कर गया, तो इस सॉल्वेंट के फ्लो के कारण, इतना हाइट के कारण, इस पहले से उपस्थित, पहले से जो हम लोग का उपस्थित है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उस पे इसके द्वारा एक प्रेशर लगेगा, एक दबाव लगेगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर।
मेरी बात समझ में आई? नहीं, दिक्कत है इसमें। चलो, तो क्या लिखा हुआ है? प्रेशर डेवलप्ड टुवर्ड्स कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, यही है, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ प्रेशर डेवलप हो रहा है। प्रेशर डेवलप टुवर्ड्स कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन साइड ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना है। अब इस हाइट के द्वारा क्या हुआ, जैसे इधर का वेपर प्रेशर शुरू में मान लेते हैं कितना था, 8। इधर का वेपर प्रेशर शुरू में मान लेते हैं कितना था हम लोग का, 6। नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा तो इधर का वेपर प्रेशर घट कर कितना हो गया, 7। इधर का भी वेपर प्रेशर कितना हो गया, बढ़कर 7। जब दोनों तरफ का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस जो हो रहा था, ऑस्मोसिस का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा था, वो ऑस्मोसिस क्या होगा, रुक जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो अब पढ़ो, आपको समझ में आएगा। प्रेशर डेवलप टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बोल सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस, तो ऑस्मोसिस समझ में आ रहा है ना? ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए, या इसी बात को कहें ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। नहीं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में जो हाइट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा है उसके कारण जो प्रेशर लगेगा, उसी प्रेशर को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, इसी बात को ऐसे ही बोला जाता है बुक में, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए ये जो जल है, ये जो पानी है, इस पानी के द्वारा जो इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाया जाता है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिक्कत है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट के द्वारा या पानी के द्वारा, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के द्वारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड के तरफ जो प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिक्कत है? चल आगे बढ़िए। यहां से अगर देखें हम लोग तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है। नहीं, आप देख सकते हैं, प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द हाइट ऑफ लिक्विड और वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टेटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर किसके हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। नहीं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, HdG, या इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है H ρg। ध्यान रखना है, ये H क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड, और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये G क्या है, ग्रेविटी। ध्यान रखना है। नहीं, तो H ρg ये क्या बताएगा, प्रेशर, यानी कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन साइड लिक्विड के हाइट बढ़ने से कितना प्रेशर लग गया कि दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और डेफिनेशन हम लोग को बुक में दिया रहता है, उसको समझने की कोशिश करें। नहीं, देखो तो इधर हम लोग क्या लिए हुए हैं, डाइल्यूट, इधर क्या है, कॉन्संट्रेटेड। अच्छा, इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा कि कम, ज्यादा, मोर वेपर प्रेशर। अच्छा, इधर का वेपर प्रेशर कम होगा, लेस वेपर प्रेशर। चलो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। नहीं, ये होगा, ये जो हम लोग डॉट डॉट लिखे क्या है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इधर का प्रेशर जो है वो तुम्हारा 8 है और इधर का जो प्रेशर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, इधर का प्रेशर कितना है, 8, इधर का कितना है, 6। अब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन लगा दिए हैं और इस पिस्टन से हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिए, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिए, और वो एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिए हम 2 ATM का। कितना का लगा दिए, 2 ATM का। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 2 हो जाए, अब पहले से इसका प्रेशर था 6, तो 6 और 2
कितना मिला के हो गया 8। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ टोटल प्रेशर कितना हो गया 8। तो टोटल प्रेशर 8 हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। इधर भी प्रेशर कितना है 8। तो दोनों तरफ का प्रेशर अगर बराबर हो जाए तो क्या ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो हमारे लिए ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था, यही एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। नहीं, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो आप मिनिमम प्रेशर लगाते हैं, उस मिनिमम प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो वही बात हम लोग को यहां से लिखा गया, आप देख सकते हो, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied towards concentrated solution side to stop the process of osmosis is called as osmotic pressure। ये समझ में आया? नहीं, तो ध्यान रखना है, सिंपल हम लोग का है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में हम लोग उतना प्रेशर लगा दें जितना प्रेशर लगाने से जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो ऑस्मोसिस का प्रेशर रोकना है तो इधर अगर 8 है, इधर अगर 6 है, तो 2 एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाए वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वही ऑस्मोटिक प्रेशर का ये डेफिनेशन ही, तो आपके एग्जाम में जब आएगा तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। आपके जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। नहीं, जो हम लोग पहले वाला बताए ड्यू टू द हाइट ऑफ वाटर, नहीं, वो डेफिनेशन हम लोग को नहीं दिया रहता है एनसीईआरटी में, वो साइड बुक में दिया रहता है। तो उसको भी हम इसलिए बता दिए ताकि आप साइड बुक को भी पढ़े तो आपको लेके नहीं भी हमको पता है, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी में हम लोग को ये डेफिनेशन ही दिया रहता है, तो आप इसी को याद करेंगे और इसी को एग्जाम में लिखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला हम लोग को लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। थोड़ा समझो तो, इधर का प्रेशर कितना है, इधर का 6। नहीं, अगर तुम चाहते हो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए तो तुमको इधर कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, 2। तो जो मिनिमम प्रेशर लगाए तुम ऑस्मोसिस रोकने के लिए, उसे तुम कहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अगर इधर साइड हम प्रेशर 6 पहले से था और 2 नहीं लगा के इधर 4 लगा दें तो इधर का प्रेशर 10 हो जाएगा, इधर का प्रेशर 8। तो अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान रखना है। नहीं, तो बाई फिगर हम यहां भी उसको दिखा सकते हैं, जैसे ये हम लोग का हो गया, यहां से हम लोग डॉट डॉट ले लिए, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ तुम ले लिए हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तरफ तुम लिए हुए हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। नहीं, अब इधर का प्रेशर तुम एज्यूम कर लिए हो कि इधर का प्रेशर तुम्हारा 8 है और इधर का प्रेशर तुम्हारा कितना है, 6 है, ये तुम एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पर तुम क्या किए कि एक पिस्टन लगा दिए और इस पिस्टन का प्रेशर तुम कर दिए 4 atm। नहीं, तो 4 atm कर दोगे तो इधर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इधर कितना हो गया 10 atm। नहीं, तो अगर इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और इधर का प्रेशर कम हो जाएगा तो अब सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट शुरू हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। दिक्कत है, रिवर्स ऑस्मोसिस को, इसी को आप बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही रिवर्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरओ। नहीं, तो आरओ का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, पीते हैं। तो आपका जो आरओ है वो उसका फुल फॉर्म भी क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। नहीं, ध्यान रखना है। तो आरओ भी आपका इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो चलो पहले देख लो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, इफ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अगर कोई पूछे कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कितना होता, 2, कितना होता 2। नहीं, इधर 8 है, इधर 6 पहले से है, तो ऑस्मोसिस रोकने के लिए आप इधर कितना प्रेशर लगाते, 2। नहीं, तो इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कितना होता, 2। लेकिन आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाए हैं, कुछ ज्यादा प्रेशर लगा दिए,
ज्यादा लगा दिए, नहीं तो ध्यान से पढ़िए। अब लिखा हुआ है इफ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेवलप्ड ऑन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइट। लाइन समझ में आ रहा है? नहीं, इफ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेवलप्ड ऑन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइट देन osmosis occurs in reverse direction, that is solvent particles move from concentrated solution site to dilute solution. This process is called as reverse osmosis. ये लाइन समझ में आया सब? किसी को दिक्कत है? तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। चलो समझा जाए इस बात को। यहां से रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज लिखा हुआ है कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है उसका यूज कहां होता है। नहीं तो ये लिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप, तो लिख रहा है कि सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, सी वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के मदद से प्यूरिफाई किया जाता है। कैसे किया जाता है समझ लेते हैं। देखो देखा जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन से अच्छा है कि हम यहाँ लिखे प्योर वाटर। अच्छा, सी वाटर जो है उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना सी वाटर को? नहीं, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, वाटर प्लस सॉल्ट लिखेंगे, NaCl नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ NaCl नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो सी वाटर में आपका क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, ये प्योर वाटर एक तरफ आप भरे हुए हैं, ये आपका SPM है, और इधर आप सी वाटर भर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या किए कि इधर एक पिस्टन लगा दिए हैं, ये पिस्टन है आपका। नहीं, प्योर वाटर इधर भरे हुए हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये प्योर वाटर। तो इधर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। तो ऐसे एज्यूम कर लो कि इधर का प्रेशर जो है तुम्हारा 8 है। नहीं, इधर कॉन्सेंट्रेट इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मान लो कि 6 है। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लिए कि इसका प्रेशर 8 है, इसका प्रेशर कम है। ठीक है, अब हम इस पिस्टन पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 4 ATM। नहीं, तो इन दोनों को जोड़कर, इसको और इसको जोड़कर हमारा टोटल प्रेशर कितना हो गया, 10 ATM का हो गया। तो 10 ATM का प्रेशर लगाएंगे तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा, सी वाटर से प्योर वाटर की तरफ। अच्छा, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसकी खासियत क्या है, क्या इससे नमक के कण भी पास कर जाएंगे कि सिर्फ पानी पास करेगा, केवल पानी पास करेगा। हम SPM के बारे में बताए थे, ये एक ऐसा छन्नी है जिस छन्नी से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत होती है कि वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को पास करने देता है, नमक को पास करने नहीं देता है। तो आपका प्योर वाटर, आप जैसे जैसे प्रेशर यहां से बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, पानी इधर से रिस कर इधर आने लगेगा, नहीं, और इधर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जस्ट आपका जो RO होता है वैसे ही काम करता है। नहीं, एक तरफ ये गंदा पानी हो गया, इधर क्या हो गया, गंदा पानी। इधर से अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, नहीं, और बीच में फिल्टर लगा हुआ है, सेमी परमानेंट क्या है, फिल्टर ही है ना। नहीं, तो ये फिल्टर हो गया, एक तरफ प्रेशर वो बढ़ाएगा, तो प्रेशर बढ़ाएगा तो इस छन्नी से छन के सिर्फ क्या जाएगा, पानी जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इस छन्नी से छन कर सिर्फ क्या जाएगा, पानी जाएगा। बाकी जितने भी पानी में पार्टिकल्स होंगे वो सब पार्टिकल्स कहाँ रह जाएंगे, एक तरफ रह जाएंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब उसमें लोग देखते हैं जैसे अपना TDS लोग मेजर करते हैं, TDS मेजर किया जाता है ना, जो आपका घर में RO लगा होता है उसका TDS मेजर किया जाता है कि हाँ भाई TDS 100 मत हो जाए, 100 से नीचे मत जाए, कम से कम 150 रहे। नहीं, तो वो फिल्टर्स के जो होल होते हैं उन होल को बढ़ाने घटाने का तरीका होता है। बस में रहा है, अगर हम होल्स को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा, सिर्फ पानी ही आएगा। तो क्या प्योर पानी या प्योर डिस्टिल्ड वाटर हम लोग के लिए फायदेमंद है क्या, फायदेमंद नहीं है, ध्यान रखना है। नहीं, तो इस कारण से हम लोग करते हैं कोशिश कि उसमें TDS जो है उसका ज़्यादा जाए, यानी 150-200 के आसपास में रहे। नहीं, और 500 मत हो जाए। 500 हुआ इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटी चले गए जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। तो सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या करना है,
कैसे करना है समझ में आ रहा है? चलो अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला हम लोग का इसमें लिखा हुआ है, अब ध्यान देखिएगा, तो लिखा हुआ है वांट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वांट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई? तो देखो, ये जो पाई हम लिखे हुए हैं, इस पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पाई का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो सी है इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। इस सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, तो वांटॉप लॉ क्या कहता है? वांटॉप लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, जब भी कोई बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नहीं, अब इसका मतलब है, ये बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। कहने का मतलब यही ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट if amount of solute increases, then osmotic pressure also increases। क्योंकि दोनों में सीधा संबंध है, दोनों में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। नहीं, तो इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज देन ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज, ऐसा बोल रहा है। नहीं, अब इसको चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं, देखो तो। चलो हम सेम फिगर बना दिए। यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए हुए हैं। चलो, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसमें जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का अमाउंट हम लिख दे रहे हैं 10 ग्राम। सॉल्यूट कितना लिख दिए? 10 ग्राम। ठीक है, चलो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं, ऐसे प्रेशर इसका मान लेते हैं ऐसे 8 एटीएम इसका प्रेशर है। और इसका वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूट का अमाउंट 10 ग्राम है उस समय इसका प्रेशर है 6 एटीएम मान ली। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है घटता है? घटता है, बताया गया ना। तो यहाँ पर ये आपका प्योर सॉल्वेंट ही मानिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट क्या हो? नेग्लिजिबल हो। तो इसका वेपर प्रेशर 8 है। अब इसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाइएगा तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना है? 6 एटीएम, घट गया। सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। चलो ध्यान से देखो, यहां पर ये भी हम लोग का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर साइड फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहां पिस्टन हम लगा दिए। यहां पर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो जैसा यहां पर था वैसा ही यहां पे है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नंबर 1 लिख सकते हो और इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नंबर 2, यानी इन लोगों में हम चेंजिंग किए हैं। यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब सॉल्यूट का अमाउंट जो कि यहाँ पर था 10 ग्राम वो अब यहाँ पर कर दिए 20 ग्राम। यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर जो पहले था वही रहेगा, कितना? 8 एटीएम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्रेशर क्या 6 एटीएम रहेगा? घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ता जाएगा
वेपर प्रेशर घटता जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर 6 था, अब इसका प्रेशर हो गया 4 atm। हो गया? नहीं, चलो अब ध्यान समझो, दोनों को केयर कर लो। यहां पर 8 है और यहां पर कितना है? 6 है। हमको दोनों प्रेशर को बराबर करना है। तो दोनों प्रेशर को बराबर करने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ कितना प्रेशर लगाएंगे? 2 atm। यानी यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा? 2 atm का लगाना पड़ेगा। चलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम बढ़ा दिए। नहीं, अब इसका प्रेशर अभी भी 8 है, लेकिन इसका प्रेशर कितना हो गया? 4 atm। तो इन दोनों तरफ के प्रेशर को बराबर करने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अब तुम कितना प्रेशर लगाओगे? 4। तो यहां पर अब तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम से 20 ग्राम हुआ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी तुमको 2 atm से 4 atm हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स है 8 8। नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो इसका वेपर प्रेशर 6 है। यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, 20 ग्राम हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी घट गया। जैसे सॉल्यूट का अमाउंट घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? घटेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस तुम निकाल के देख लो। 8 माइनस 6 2, यहां पर 8 माइनस 4 कितना? 4। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? नहीं, तो हम लोग वही तो लिखे हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। बोल सकते हैं? ठीक है, तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो वांटॉप लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बता सकते हैं आप? नहीं, कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नहीं, दोनों का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखे हैं, 25 25 रखा गया है। किसी को कोई दिक्कत है? जहां दिक्कत होगा, मन में सवाल होगा, क्वेश्चन पूछते चलिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, नहीं तो पढ़ लेते हैं, जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कहा जब पढ़ाया ही नहीं गया था, कहीं ना कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, गधा सब। आगे बढ़े, चलिए अगला। वांटॉप लॉ में ही दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ये पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये टी क्या है? टेम्परेचर। तो ये क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा। नहीं, इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीजेज then the value of osmotic pressure also increases। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नहीं, ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन में जिस समय टेम्परेचर चेंज करेंगे उस समय कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। चेक कर लो। इधर हम ले लिए फिर से डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर ले लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलो, इधर का प्रेशर 8 atm, इधर का प्रेशर 6 atm। ठीक है, मान लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां पर हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहां पिस्टन लगा दिए। चलो, तो तुम देख सकते हो कि अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर है 8 है, कॉन्सेंट्रेटेड का 6 है, और टेम्परेचर कितना है? 25। अब हमको चेंज क्या करना है? सिर्फ टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं छेड़छाड़ करना है, टेम्परेचर सिर्फ चेंज करो। तो अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। नहीं, बहुत सोचने वाला बात पूछ दिया जा रहा है का। टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? काजने जी क्या होता है? अरे गधा सब, पानी को गर्म करेगा तो ज्यादा वाष्प बढ़ेगा कि वाष्प कम बनेगा? ज्यादा वाष्प बनेगा। ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। नहीं, लेकिन ऐसे नॉर्मल लाइफ में समझ में आता है, लेकिन जब पढ़ाई के लैंग्वेज में पूछा जाता है ना तो लगता है क्या होता है जी, क्या होता है? गजब हाल है।
एक्टिविटी है गजब है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, फैक्ट बात है। चलो फिर हम यहाँ आ गए, ये हम लोग का एसपीएम है, सेमी परमेंट मेम्ब्रेन। ये हम लोग का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये हम लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। चलो टेम्परेचर कितना था 25, अब टेम्परेचर कर दिए 50, कितना कर दिए 50, दुगना कर दिए। तो जैसे ही टेम्परेचर दुगना करोगे वेपर प्रेशर भी दुगना हो जाएगा। चलो तो इधर का प्रेशर कितना था 8, अब कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना था अब कितना होगा 12, बढ़ेगा ना जी, क्योंकि हम पूरे बर्तन को हीट कर रहे हैं, तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, डाइल्यूट वाले का भी और कॉन्सेंट्रेट वाले का भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ा। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकलता है, दोनों के डिफरेंस से, नहीं तो दोनों का डिफरेंस करो, 8 में से 6 गया कितना 2, तो यहाँ पे जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे इन दोनों के डिफरेंस से तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू तुमको 2 आ गया, नहीं यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस से जब ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया 4। तो टेम्परेचर जब 25 से 50 हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से 4 नहीं हुआ, हुआ। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वही तो लिखा हुआ है, नहीं ये है बड़ा आसान चीज, लेकिन मेन है कि पढ़ते नहीं है। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज। चलो ध्यान दो, तो यहां से हम लोग को 2 इक्वेशन मिला, वानटॉप के अनुसार हम लोग को 2 इक्वेशन मिला, नहीं एक मिला पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 हुआ, नहीं और दूसरा मिला पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये इक्वेशन हो गया 2। दिक्कत है, अब इन दोनों कंबाइन कर दिए, 1 और 2 को हम लोग कंबाइन कर दिए, तो 1 और 2 को जब तुम कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग द 2 इक्वेशन, तो क्या आएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी आएगा, नहीं चलो दिस इंप्लॉई, अब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है पाई इक्वल्स टू आर सी टी, ये लगता है। अब इसमें सबका मतलब तुम जानते हो, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, आर का मतलब है तुमको गैस कांस्टेंट, यहां पर सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और टी का मतलब है टेम्परेचर, यही हम लोग का हो गया। नहीं तो ये ऑस्मोटिक का फॉर्मूला आता है हम लोग को पाई इक्वल्स टू आर सी टी, ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सी लिखा गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज किया जाता है मोलारिटी को, क्या यूज किया जाता है मोलारिटी को, ध्यान रखना है। यानी कि इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे अब, पाई इज इक्वल्स टू आर एम और यहाँ पर टी, यानी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर मोलारिटी, नहीं तो आर एम टी हम यूज करेंगे, ध्यान रखना है। चलो अब अगर ध्यान दिया जाए तो मोलारिटी के बारे में तुम पहले से पढ़े हुए हो, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिखा जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ध्यान रखना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एन से दिखाया जाता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी से दिखाया जाता है, नहीं तो अब यहां से तुम्हारा जो फॉर्मूला था पाई इक्वल्स टू, पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला है आर एम टी, या इसी को हम ऐसे लिखे एम आर टी, एम आर टी, बस एम को थोड़ा आगे कर लिए एम आर टी, नहीं अब एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम के जगह पर एन बाई भी, यहाँ पे लिखते हो पाई बराबर एन बटा भी आर टी, नहीं तो इस पे हम लोग का न्यूमेरिकल मिलता है, ध्यान रखना है पाई बराबर एन बटा भी आर टी, जहां सबका मतलब जानते हो आप, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, एन का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, भी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर का मतलब गैस कांस्टेंट और टी का मतलब टेम्परेचर, है ना। चलो दूसरा आप देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो एन है स्मॉल वाला एन, इस स्मॉल वाले एन का मतलब क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का भी एक फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े हुए हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिखा रहता है। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को आप चाहो तो W से दिखा दो, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को दिखाओ तो M से दिखा दो, ऐसे दिखाया जाता है। तो इसी फॉर्मूला को आप देखोगे तो ऐसे भी बुक में लिखा रहता है, पाई इज इक्वल्स टू N के जगह पे क्या लिखेंगे, इस N के जगह पर W बटा M, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर W बटा M, यहाँ पर V और R T लिख सकते हैं ऐसे। नहीं तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी यूज आता है, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी यूज आता है, और न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी यूज में आता है, ध्यान रखना है। अब हम लोग को देखा जाए तो इसी बीच को ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इस भी को इधर भेज देगा, इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा रहता है, भी को इधर भेज देगा और लिखेगा पाई भी इज इक्वल्स टू NRT, ऐसे। तो ये कुछ मिलता है पी भी इज इक्वल्स टू NRT से, नहीं आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ फॉर्मूला है जो आपको यूज में आएगा न्यूमेरिकल बनाते समय। कौन कौन, एक ये यूज में आएगा, नहीं दूसरा एक ये यूज में आपके आएगा, ध्यान रखना है, और आपको एक ये यूज में आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। आर का वैल्यू बाबू कांस्टेंट होता है हमेशा, गैस कांस्टेंट, सॉरी, आर का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही होता है, वो ध्यान रखना होगा। आर को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और पहले भी इसका वैल्यू बता चुके हैं। आर का वैल्यू ध्यान रखना है, आर का वैल्यू हम लिखेंगे तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, एक ये वैल्यू होता है आर का। एक आर का वैल्यू होता है कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, एक ये वैल्यू होता है। एक जूल में वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एक ये वैल्यू होता है। एक अर्ग में भी वैल्यू होता है 8.314 गुना 10 का पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन, ध्यान रखना होगा। नहीं तो आर का ये सब वैल्यू होता है, लेकिन अब क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू रखेंगे, नहीं ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में यही फॉर्मूला, यही वैल्यू बार बार यूज में आएगा, 0.0821, नहीं इस वैल्यू को ही यूज करके आप क्वेश्चन बनाएंगे, दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आया होगा। नहीं तो हम लोग क्या क्या पढ़े, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो हम लोग बोले कि कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हम जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, फिर से सुनिए, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हम जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंट में, रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं तो वो कहा गया कि अगर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, नहीं तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होने लगता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा सी वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, ये बताया गया। नहीं फिर हम लोग पढ़े वान टॉप लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हम लोग को बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में सीधा संबंध होता है, यानी अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाइएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। साथ साथ बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर में भी सीधा संबंध होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। दोनों को कंबाइन किया गया और एक फॉर्मूला आ गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। नहीं फिर उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के लिखा गया पाई इक्वल्स टू RCT। नहीं सी के जगह पर क्या यूज किया गया, मोलरिटी, फॉर्मूला आ गया पाई इज इक्वल्स टू MRT। नहीं M मोलरिटी है, मोलरिटी का मतलब हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो फॉर्मूला बन गया पाई इज इक्वल्स टू N बटा VRT। नहीं मोल ऑफ सॉल्यूट का ये फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला चेंज किया और फॉर्मूला बना पाई इज इक्वल्स टू W बटा MVRT बना। नहीं तो ये ओवरऑल रिवीजन किए, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो आप पहली बार जब कोई चीज पढ़िएगा ना तो टाइम लगता है, जब दूसरी बार रिवाइज कीजिएगा उसको
तो बहुत कम टाइम लगेगा, तीसरी बार रिवाइज कीजिएगा तो और कम टाइम लगेगा। इसलिए प्लीज रिवाइज कीजिए, कमजोर हो जाइएगा। कोई बच्चा तेज तभी होता है जब वो रिवीजन करता है।